हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम टीडीपी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर स्टार्ट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टीडीपी का 4th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो हमारे लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले फ्रेंड्स तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि हम जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है और 4th, उसमें जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप हमारे इस जो वीडियो सेशन है उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया। आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं किसी भी ब्रांच के हो। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि इलेक्ट्रिकल के अलावा हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को कवर किया जा रहा है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के एमसीक्यूज बेसिक वो भी हमारे कवर किए जा रहे हैं। एग्जाम से पहले हम उनको कवर करेंगे और आपका रिवीजन भी कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि जो हम इससे पहले 3 लेक्चर जो कवर किए थे तो उसमें हमने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 3 और 4th के जो एमसीक्यूज बनने वाले हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला पार्ट से पहला पोर्शन है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 से एमसीक्यूज है। तो 3rd वाले एमसीक्यूज कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं। 3rd वाला जो चैप्टर है वो आपका है परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या शॉर्ट लाइन। तो हम परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को देखेंगे कि क्या उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है तो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपके एक क्वेश्चन से जितने भी कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं सबको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एक भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। मैं एक भी क्वेश्चन को आपके नहीं छूटने दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई का, पर हमको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या है। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि हमारी जो पावर जनरेशन हो रहा है, जनरेटिंग स्टेशन से जो पावर का जनरेशन हुआ उस पावर को हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से मतलब जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई करने की या ट्रांसफ़र करने की जो लाइंस यूज़ हो रही हैं, ट्रांसफर में जो लाइंस यूज़ हो रही हैं या फिर जो वायर्स कंडक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उन कंडक्टर्स को हम बोल रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन। अब ये कहाँ पर ट्रांसफ़र करी जाएंगी तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो आपका जनरेटिंग स्टेशन है और जो ग्रिड है, ग्रिड बोल सकते हैं या सब स्टेशन बोल लीजिएगा। ट्रांसमिशन लाइन जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक जो हमारी पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है उसमें जो लाइंस यूज़ होती हैं उन लाइन को हम बोलते हैं या फिर जो कंडक्टर्स यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, जो पावर का ट्रांसमिट कराएं एक जगह से दूसरी जगह। सिंपल। अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार की होती है तो फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन लाइन 3 प्रकार की होती हैं। अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन लाइन की तो 3 प्रकार की होंगी। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं शॉर्ट ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन और मीडियम की, तो इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर ये है वोल्टेज का और लेंथ का। तो मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूं, फिर मीडियम की बात करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा लॉन्ग की बात। तो अगर मैं शॉर्ट की बात करूं फ्रेंड्स, शॉर्ट में क्या होगा, जो लेंथ होगी तो लेंथ होती है आपकी मतलब लंबाई, कितनी डिस्टेंस तक उसको आप बिछा सकते हो या फिर उसको ट्रांसफ़र मतलब उसको बिछा सकते हो, पावर का ट्रांसमिट कितनी दूरी तक कर सकते हो, कितनी डिस्टेंस तक। तो आपकी जो लेंथ होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की वो होती है आपकी 80 किलोमीटर। ठीक है। अगर हम बात करें मीडियम की तो मीडियम की होती है 80 to 100 किलोमीटर। अगर हम बात करें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की होती है 100 to 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। तो ये तो हो गई लेंथ इसकी। फ्रेंड्स, ये सब लिखते हुए चलेगा, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा, पूछा जरूर जाएगा कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ से उसकी लेंथ पूछ लेगा, वोल्टेज पूछ लेगा, ये सारे के सारे। तो इसको आप लिखते हुए चलेगा। अब बात आती है वोल्टेज की। ये तो इसकी लेंथ के आधार पर हमने क्या किया, इसको वर्गीकृत किया। अगर हम वोल्टेज की बात करें फ्रेंड्स तो एक बार वोल्टेज को भी देख लीजिएगा। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो शॉर्ट की बात कर रहा हूं, फिर मीडियम की बात करूंगा, फिर लॉन्ग की बात करूंगा। तो शॉर्ट में क्या होगा, 20 kV वोल्टेज तक हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। मीडियम का मतलब ये, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा वोल्टेज रेंज होता है वो होता है 20 to 100 kV। ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स लॉन्ग की तो लॉन्ग का होता है हमारा जो वोल्टेज है फ्रेंड्स वो लगभग होता है 100 किलो वोल्ट से अधिक। ठीक है। 100 kV से ज़्यादा। तो ये उसका वोल्टेज लेवल हो गया। ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आई थिंक आप तीनों आंसर के लगातार आंसर जो हैं 1 2 3 उसके आंसर खुद ही दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कहा गया है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मतलब लघु ट्रांसमिशन लाइन
की लंबाई है तो कितनी होती है, अभी मैंने आपको बता दिया 80 किलोमीटर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज होता है। तो अभी मैंने बता दिया वोल्टेज कितना होता है, खुद ही आप आंसर कर सकते हैं फ्रेंड्स। आंसर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा कि 20 kV होता है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बच्चे कहाँ फंसते हैं फ्रेंड्स, मैं ये भी बता दूं कि बच्चों को कहाँ कन्फ्यूजन होता है। बच्चे फंसते हैं फ्रेंड्स इस शॉर्ट वाली जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसके ऑप्शन में। बच्चे क्या समझते हैं, आपको पता है कई बच्चे काफ़ी बच्चों को ये पता होगा कि जो जनरेशन किया जाता है पावर का वो 11 kV पर किया जाता है, मतलब वोल्टेज पर। और उसके बाद अगर इसका हम मल्टीपल की बात करें तो 33 आएगा, फिर 66 आएगा। यही जनरली हम यूज़ करते हैं इंडिया में। अगर हम एज स्टैंडर्ड की बात करें तो ये इंडिया में यूज़ करते हैं। तो बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे ये सोचते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो सबसे कम वाला वैल्यू यहाँ होगा, इसको बोलते हैं वो। तो जबकि ये वाला गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है 20 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने जो पैरामीटर्स थे उसी को कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। कि अगर हम पहले तो ये बात बता दें कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है उसमें 3 प्रकार के पैरामीटर होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, इंडक्टेंस की बात करूं, कैपेसिटेंस की बात करूं, तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब किस टाइप की ट्रांसमिशन लाइन में ये होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं अगर आपको बता दूं कि जो आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसमें केवल और केवल आपका जो है वो रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ही होता है। मतलब जो आपके 2 पैरामीटर हैं वो आपके शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होंगे, रेजिस्टेंस में एंड इंडक्टेंस में, ठीक है, इंडक्टेंस। अगर मैं बात करूं कैपेसिटेंस की, तो फ्रेंड्स कैपेसिटेंस आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में भी ये एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लेंथ के साथ, मतलब लंबाई के साथ या डिस्टेंस के साथ आपका जो कैपेसिटर है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है। मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है या फिर वहाँ एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। जबकि अगर हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारा जो सी है या कैपेसिटर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देख लीजिएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा, तो आर भी करता है और एल भी करता है। डी में कहा गया है बोथ ऑफ बी एंड सी, तो आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए वाले की, तो ए वाले में क्या है, आर एल सी, ये दोनों पैरामीटर की अगर मैं बात करूं तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और हाई ट्रांसमिशन लाइन या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ये एग्जिस्ट करेंगे फ्रेंड्स। अभी मैंने उसको भी इंक्लूड किया है इसी सेशन में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कैपेसिटिव इफेक्ट नेग्लिजिबल, नगण्य माना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जो आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं या नगण्य मान लेते हैं, उसको कैलकुलेट नहीं करते। अगर आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कैपेसिटिव इफेक्ट, जो आपका इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। तो किस में माना जाएगा फ्रेंड्स, ए वाले ऑप्शन में माना जाएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। जबकि अगर मैं हाई वाली या लॉन्ग की बात करूं तो इसमें भी कैपेसिटर होता है, और बोथ ए एंड बी, तो ये तो हो नहीं सकता फ्रेंड्स, नन ऑफ दिस, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया फ्रेंड्स जनरेटिंग स्टेशन या सेंडिंग एंड तथा रिसीविंग एंड के वोल्टेज डिफरेंस को बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो जनरेटिंग स्टेशन है उसकी बात कही गई है, मींस या जनरेटिंग स्टेशन ले लो या सेंडिंग एंड ले लो, मींस जहां से आप वोल्टेज को सेंड करा रहे हो। मान लीजिए ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है फ्रेंड्स, ये हमारा सेंडिंग एंड हो गया, ये हमारा रिसीविंग एंड है। अगर हम सेंडिंग एंड की वोल्टेज को BS मान लें, रिसीविंग एंड की वोल्टेज को BR मान लें, तो ये बोला जा रहा है कि ये वाला मतलब कहाँ पर, ये बोला जा रहा है तो इस चीज़ को, इस दोनों के जो डिफरेंस आ रहा है, मीन्स यहाँ से हमने BS वोल्टेज सेंड की पर यहाँ आपको BS ना मिलकर क्या मिल रही है फ्रेंड्स, BR मिल रही है, मीन्स डिफरेंट वोल्टेज मिल रही है, कुछ वेरिएशन हो रहा है या डिफरेंस हो रहा है, उसमें अंतर आ रहा है। तो इसी वोल्टेज के अंतर को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वोल्टेज के अंतर को बोला जाता है वोल्टेज रेगुलेशन। जबकि पावर फैक्टर नहीं बोला जाता है, पावर भी नहीं बोला जाता है, पोटेंशियल भी नहीं बोला जाता है, मीन्स विभव भी नहीं बोला जाता है, बोला क्या जाता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आई थिंक आपको बहुत पसंद आता होगा फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिएगा, बताइएगा जरूर कमेंट्स में। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है
मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ होती है। मैं अभी आपको बता चुका था कि मीडियम जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी कितनी लेंथ होती है। तो फ्रेंड्स जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी लेंथ आपकी होती है 80 to 100 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ होती है वो 80 किलोमीटर तक होती है। मीडियम की बात करें फ्रेंड्स तो मीडियम की होती है 80 to 100 किलोमीटर। अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो लॉन्ग की होती है 100 to 160 किलोमीटर। तो इसको भी बहुत अच्छे से याद करिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं सभी को इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है फ्रेंड्स, 7 में बोला जा रहा है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज होता है। तो अब ये मीडियम का आ गया। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो वोल्टेज लेवल है मीडियम का वोल्टेज लेवल, और आई थिंक मैं आपको ये बता चुका था। तो खुद भी आंसर आप इसका कर सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ, मीडियम की बात करूँ और लॉन्ग की बात करूँ, 1 सेकेंड एक बार फिर बता दे रहा हूँ, 20 kb, इसका होगा 20 to 100 kb, इसका होगा 100 kb से ज़्यादा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मीडियम की बात कही गई तो मीडियम वाला आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कहाँ से कहाँ तक? 20 kb to 100 kb। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है LRC पैरामीटर कौन सी लाइन में कंसीडर किए जाते हैं। मीन्स ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो आपके LRC पैरामीटर्स हैं, मीन्स इंडक्टर, रजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में कंसीडर किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है फ्रेंड्स आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपका कैपेसिटर को कंसीडर करते नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ए वाला तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। बी वाले में क्या कहा गया? बी वाले में बोला है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में माना जाता है। सी वाले में देख लीजिएगा, तो सी वाले में बोल रहा है हाई ट्रांसमिशन लाइन या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो इसमें भी माना जाता है। अब डी में क्या बोल रहा है? डी में बोल रहा है बोथ ए बी एंड सी, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। आपका जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है और जो आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, दोनों में ही आपका जो LRC पैरामीटर्स हैं उसको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है फ्रेंड्स, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज होता है। तो फ्रेंड्स लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज कितना होता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है 100 kb से ज़्यादा। ठीक है, तो ए वाला इज़ द राइट आंसर। आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जबकि अगर मैं 100 से कम की बात कहूँ तो ये भी नहीं है ऑप्शन। सी की बात करूँ कितना भी तो नहीं हो सकता फ्रेंड्स, एक रेंज होगी। अगर कितना भी लगा दोगे तो जो ट्रांसमिशन लाइन है वही मेल्ट हो जाएगी, काम नहीं कर पाएगा, है ना। इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है लो ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई होती है, लो नहीं है फ्रेंड्स, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई होती है। तो LTL की मैं बात करूं तो LTL की लंबाई कितनी होती है? जस्ट अभी आपको बताया है कितना होता है, कितनी लेंथ होती है फ्रेंड्स? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कितनी होती है? 100 किलोमीटर से अधिक। तो 100 किलोमीटर से तो अधिक नहीं होती है, 100 और 160 से लगभग रेंज में होती है। तो आपका ऑप्शन बी वाला ज़्यादा करेक्ट होगा, सूटेबल होगा, 160 किलोमीटर से अधिक। तो ऑप्शन वी इज़ द राइट आंसर, जबकि 100 वाला भी नहीं होगा और डी वाला भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है फ्रेंड्स, वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र होता है। अभी मैंने आपको बताया जो वोल्टेज जो रेगुलेशन है उसको किसको वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है? तो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के जो वोल्टेज का डिफरेंस है, जो वेरिएशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? मान लीजिए ये सेंडिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है, BS, ये हो गया BR। अगर मैं इस वाली यहाँ की बात करूँ, ये हो गया BS, ये हो गया BR। तो अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन की बात करूँ तो वोल्टेज रेगुलेशन होता है BS माइनस BR अपॉन BR इंटू 100। तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिएगा कहाँ पर है, मतलब सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड का वोल्टेज अपॉन रिसीविंग एंड का वोल्टेज। तो ये वाला देखिएगा कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर है ये आपका सेंडिंग एंड का वोल्टेज, ये रिसीविंग एंड का वोल्टेज, अगेन रिसीविंग एंड का वोल्टेज इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन लाइन
की एफिशिएंसी होती है, मतलब दक्षता, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसकी दक्षता होती है। तो मैं आपको बता दूं दक्षता क्या होती है। अगर ए की बात कहें तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए भी नहीं होती है उसकी, सी वाली भी नहीं है, डी वाली भी नहीं है। अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की तो एफिशिएंसी होती है उसकी, अगर मैं सिंपल एफिशिएंसी की बात करूं तो क्या होता है फ्रेंड्स, एफिशिएंसी होती है इनपुट अपॉन आउटपुट, इनपुट अपॉन आउटपुट, कितना इनपुट दिया जा रहा है कितना आउटपुट मिल रहा है, यही हमारी एफिशिएंसी होती है। तो इनपुट कितना होता है हमारा, इनपुट होता है बी आई कॉस फाई। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट में हमारा एक लॉसेस और ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो आई आर ड्रॉप जो होता है वो ऐड हो जाता है, जिसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको भी इंक्लूड करके चलते हैं। तो आपका आंसर जो है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, ये वाले मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो अब स्टार्ट हो रहे हैं ये आपके चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट होने वाले हैं। और ये चैप्टर कौन सा है, 4th वाला, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हम देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन के कंस्ट्रक्शनल फीचर हैं वो क्या क्या हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारे यहाँ MCQs होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर नंबर 4 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का बस बार यूज़ करने के लिए सही है। तो मैं आपको बता दूं, जो बस बार है, पहले तो आप बस बार को ही पता कर लीजिए। अगर बस बार की बात करें तो बस बार क्या होती है फ्रेंड्स, जहां पर हम बहुत सारे n नंबर ऑफ कंडक्टर को कनेक्टेड कर देते हैं। बस बार क्या होता है, बस बार का मतलब ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर कोई ऐसा स्थान बनाएं जहाँ से हम क्या करें, काफ़ी सप्लाई प्रोवाइड करा सकें, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड एट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज़ बस बार। अगर हम बात करें बस बार की, तो बस बार का मतलब है हम कोई ऐसा स्ट्रिप या कोई ऐसा वायर जहाँ पर हम क्या करें, बहुत सारे वायर्स को सप्लाई दे दें, या बहुत सारे साइड को हम क्या करें वहाँ से सप्लाई दे दें। तो इस प्रकार के जो आपका स्ट्रिप बन रहा है या फिर जो सप्लाई बन रहा है उसको हम बोलते हैं बस बार। तो ये इस प्रकार की इसको, ये है हमारी बस बार। ये मेन, यहाँ मेन सप्लाई हम क्या करते हैं, बस बार पर कनेक्टेड कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, मेन सप्लाई आ गई बस बार पर, फिर हम क्या करते हैं, उसी बस बार के माध्यम से जहाँ जहाँ हमको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, बस बार के माध्यम से हम क्या करते हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। या फिर सप्लाई हमको जहाँ भी देना होती है वहाँ पर हम सप्लाई दे देते हैं। तो जहाँ पर हम काफ़ी कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं या फिर काफ़ी कंडक्टर्स को हम सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, तो उस पॉइंट को या फिर उस स्ट्रिप को या उस तार को बोला जाता है बस बार। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी की ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम की बस बार यूज़ करने के लिए सही नहीं है। तो सही नहीं बोला जा रहा है, तो ऑप्शन ए पहले देखिएगा। ऑप्शन ए में कहा गया है सही, यह सस्ती है। तो ये चीप है, बिल्कुल चीप है। चीप कैसे है, क्योंकि अगर हम बात करें कंडक्टर की तो गुड कंडक्टर हमारा सिल्वर होता है, कॉपर सिल्वर। पर कॉपर सिल्वर हमको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो कॉपर सिल्वर की जगह हम क्या करते हैं, अपने जो एल्युमिनियम है उसको प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो ये चीप हो गया। अगर हम बात करें ठोस, तो अगर मैं बात करूं ठोस, तो ठोस का कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है। महत्व क्यों नहीं है, क्योंकि जितने भी कंडक्टर होते हैं सारे सॉलिड ही होते हैं। तो ऑप्शन बी वाला अभी बाद में हम इस पर बात करेंगे, बी वाला फिलहाल गलत है। अगर सी वाले की बात करें तो ये संक्षारण प्रतिरोध है, ये भी बिल्कुल सही है। संक्षारण प्रतिरोध है। डी है आपका, ये हल्की है, तो ये हल्की भी होती है। तो ऑप्शन आपका जो बी है वो वाला करेक्ट हो जाएगा। और क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई इससे कोई मतलब नहीं है या कोई रिलेशन नहीं होता कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या क्या है ना। और जनरली अगर हम बात करें तो सॉलिड ही होते हैं सारे कंडक्टर। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो ही करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर का आयतन किस पर निर्भर करता है। तो मैं आपको बता दूं, जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो किस पर निर्भर करेगा। वॉल्यूम निर्भर करता है आपकी जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है उस पर। मींस अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम बराबर, फॉर्मूला अगर हम लिखें तो वॉल्यूम बराबर होता है 1/E²। मीन्स ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है, EMF है ये हमारा। तो सप्लाई EMF के बराबर होता है हमारा वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, या फिर उसके जो स्क्वायर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, हमारा जो कॉपर है, कॉपर का वॉल्यूम।
तो मैं अगर आपको बता दूं यहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकलने वाला है। पहला तो आंसर आपका यही होगा कि वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है। दूसरा ये होगा कि जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, तो जनरेटिंग स्टेशन पर हम इसीलिए वॉल्यूम कम करने के लिए अपने वायर्स, अपनी मशीन का, कि हम जो है वो कम वोल्टेज पर या कम वोल्टेज रेंज पर जनरेशन करते हैं। आपको पता है जनरेशन हम 11 kV पर करते हैं, तो 11 kV पर जनरेशन करने का यही मतलब है कि हम उसके वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। जो हमारा वहाँ पर जनरेटर यूज़ हो रहा है, ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन यूज़ हो रही है, तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर का आयतन किस पर निर्भर, अच्छा ये तो मैंने अभी बता दिया फ्रेंड्स, किस पर निर्भर करेगा? 14 वाला आपका ऑप्शन बी हो गया, वोल्टेज पर करेगा। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। कोरोना क्षति मतलब कोरोना लॉस की बात करेगी। ये कोरोना क्षति को कम करने के लिए निम्न कथन सही है। तो आपको जो कोरोना लॉस होता है उसको बताना है कि कौन सा कथन इसमें ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो कोरोना लॉस होता है, कोरोना लॉस कब होगा? जब आपकी जो करंट इंटेंसिटी है, करंट डेंसिटी है, वो आपके कंडक्टर के सेंटर से ना पास होकर उसकी सरफेस से, आउटर सरफेस से वो क्या करती है, पास होना शुरू हो जाती है। जब हाई आपका मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बन जाता है, वहाँ पर हाई ट्रांसमिशन लाइन में आपकी पावर सप्लाई हो रही है, तो उस केसेस में क्या होता है, आपकी जो करंट डेंसिटी है वो उसके कंडक्टर के सेंटर से ना पास होकर उसके सरफेस से पास होना शुरू कर देती है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, ये है आपका कंडक्टर, तो कंडक्टर के इस वाले सरफेस से करंट डेंसिटी या फिर जो आपकी पावर सप्लाई है, उस हाई पावर सप्लाई के केसेस में यहाँ पर करंट डेंसिटी जो है वो यहाँ से पास ना होकर उसकी आउटर सरफेस से पास होना शुरू कर देती है। तो जब आउटर सरफेस से पास होना शुरू कर देती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होता क्या है, इसके जो चारों तरफ आपके आयन्स मौजूद हैं, इसके सराउंडिंग में जो आयन मौजूद हैं, वो क्या करते हैं, वो आयनाइज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो आयनाइज होते हैं तो जो आपका सराउंडिंग है, यहाँ पर जो एयर है या फिर जो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, वो एज अ कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जब वो कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देते हैं तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके इस सरफेस के माध्यम से ट्रैवल करती है, जबकि उसके सरफेस की अगर बात करें तो सरफेस से वो ट्रैवल नहीं करती है। अगर 12th क्लास में आपने इसका डेरिवेशन किया होगा, जो आपकी सेंटर पर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो शून्य होती है। तो शून्य होने का यही रीज़न है कि यहाँ पर आपकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होती है। तो इस कारण अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई ऐसा कंडक्टर यूज़ कर लें कि जो हॉलो हो, अंदर से वो खोखला हो, मतलब खोखला हो, तो खोखला कंडक्टर हम यूज़ कर लेंगे, तो क्या होगा हमारा कि जो आपकी कोरोना लॉसेस है वो कम हो जाएगा। तो इसी कारण हम क्या करते हैं, बंडल कंडक्टर का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा कि आप कौन से कंडक्टर का यूज़ करते हैं, बंडल कंडक्टर का यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो घुमावदार होते हैं, देखा होगा आपने, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन हो गया कोरोना लॉसेस को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन टावर की ऊंचाई बढ़ाने का कारण है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, तो अभी मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, आपका कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है, कैपेसिटर बनता है। तो कैपेसिटर बन रहा है, तो कैपेसिटर को कम करने के लिए हम कुछ तो करेंगे। तो कैपेसिटर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जो डिस्टेंस है, ऊंचाई है टावर की, वो बढ़ा देते हैं। अब बढ़ाते कैसे, मैं आपको टावर बनाकर दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये है हमारा टावर, यहाँ पर आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो चल रही है। अब कहाँ बनता है कैपेसिटर, कैपेसिटर यहाँ फॉर्म होता है, मतलब अर्थ और ट्रांसमिशन लाइन के मध्य। अब अर्थ और ट्रांसमिशन लाइन के मध्य हमारा कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। तो इसी को कम करना है। अब कम कैसे करेंगे, जब इसकी हाइट बढ़ाएंगे। हाइट कैसे बढ़ेगी, अगर मैं रिलेशन से बात करूं, C बराबर क्या होता है, A/D। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दूं डिस्टेंस की, तो क्या होगा, हमारा जो कैपेसिटर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कारण हम क्या करते हैं, जो लेंथ है, मीन्स अगर हम अर्थ और कंडक्टर वायर की बात करें तो उसकी लेंथ की बात करेंगे, तो हम क्या करते हैं, लेंथ बढ़ाने के लिए टावर की ऊंचाई को बढ़ा देते हैं। तो इस कारण क्या हो, हमारा जो कैपेसिटर है वो मिनिमाइज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। तो देख लीजिएगा ऑप्शन बी में है लिखा हुआ कैपेसिटर को घटाना। ठीक है, कैपेसिटर को घटाने का कारण होता है। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या OHTL में कैपेसिटर का प्रभाव कम करने के लिए लाइन की लंबाई कितनी रखनी चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो कैपेसिटर है उसको नेग्लिजिबल माना जाता है, तो जो आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसमें माना जाता है। और आपको पता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी होती है, वहीं से निकल रहा है, बस घुमाया गया है क्वेश्चन को। तो उसकी लेंथ होती है 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर से
कम रखना चाहिए हमको, जिससे क्या हो कि जो आपका कैपेसिटर है उसका प्रभाव कम हो। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया नो लोड ट्रांसमिशन लाइन में करंट किस पैरामीटर के द्वारा होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं जो करंट है, तो करंट किसके कारण होती है, कैपेसिटर के कारण होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर नो लोड करंट है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन पर किसी भी प्रकार का लोड कनेक्टेड नहीं है, तो उस केसेस में अगर करंट वहाँ हो रहा है या फिर वहाँ करंट सर्कुलेट हो रहा है, तो उसका मेन रीज़न होता है फ्रेंड्स कि वहाँ पर जो आपका कैपेसिटेंस है वो फॉर्म हो गया है, और कैपेसिटेंस फॉर्म हो गया तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर्म में क्या करता है, आपकी जो पावर है उसका स्टोरेज करा लेता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है, और वो क्या करता है उसको डिस्चार्ज करता रहता है, जिस कारण क्या होती है यहाँ पर आपकी करंट सर्कुलेट होती रहती है। तो कैपेसिटर है इसका रीज़न। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई की बात करूं तो फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जब हम बढ़ाते हैं तो हमारा जो कैपेसिटर है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो कैपेसिटर को कम करना है। अब कैपेसिटर को कैसे कम करेंगे, कैपेसिटर को तभी हम कम कर पाएंगे जब सीरीज में कैपेसिटर जोड़ें। मीन्स अगर मैं एक फिगर बताऊं, ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो यहाँ पर आपका कैपेसिटर ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, तो इसको काटने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके सीरीज में एक जो कैपेसिटर है उसको इंसर्ट करना होगा, और इसके पैरेलल में, इसके जस्ट पैरेलल में आपको एक इंडक्टर प्लेस करना होगा। तो अब ये वाला देखिएगा, क्या करेंगे, श्रेणी में क्या करेंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, और समांतर में क्या करेंगे, इंडक्टर लगाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये आपका फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% का क्या तात्पर्य है। मतलब 100% एफिशिएंसी कब कहोगे। जो स्ट्रिंग होती हैं, स्ट्रिंग कौन सी है, स्ट्रिंग कंडक्टर, जो इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर नहीं इंसुलेटर होते हैं, जो आपने देखे होंगे पेन साइकिल टाइप, तो उसकी स्ट्रिंग की बात करेगी ये। मतलब बहुत सारे, अगर हम इंसुलेटर को, जो पेन टाइप इंसुलेटर होते हैं उसको, उसके हम डिस्क को कनेक्ट करके लगा दें तो उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे उसकी। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% का क्या तात्पर्य है। तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी तब 100% होगी जब सभी डिस्क का जो विभव है वो समान हो। तो बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट लेकर आएंगे जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो वो भी हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है। हम एग्ज़ाम से पहले आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग, टीडीपी, ईडीडी फर्स्ट, ईडीडी सेकंड, इन सारे सब्जेक्ट को कवर कराएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कोई और भी सब्जेक्ट स्टार्ट कराना है तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम वो भी स्टार्ट कर लेंगे। तो कैसा लगा सेशन फ्रेंड्स, नेक्स्ट कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।